हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 जो कि है सिटीजनशिप का एक्सटेंशन है और कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे अपन फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो जो सीए एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, क्या था ये क्या था कि अगर बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान यहाँ से जो भी 6 रिलीजन्स कम्युनिटी से लोग आएंगे, जैसे कि आपका जैन, सिख, बुद्धिस्ट, आपके पारसी, हिंदू एंड क्रिश्चियन, तो यहाँ से जो लोग आएंगे वो 5 साल जो रहे हुए हैं तो उनको क्लेम वो कम कर सकते हैं इंडिया का सिटीजनशिप को। ठीक है, तो उसके आर्गूमेंट में क्या आया था? ठीक है, आर्गूमेंट्स इन फेवर, ठीक है, नॉट अगेंस्ट। फेवर में क्या कहते हैं कि क्यों ये अच्छा है, ये एक्ट क्यों लाया गया है और क्यों अच्छा है। पहला क्या था? सिविलाइजेशन ड्यूटी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ब्रीफ मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था कि नेहरू लिक्कत पैक्ट हुआ था 1950 में, जब हमारा जो देश है इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, है ना। 1950 में जो हुआ था उस टाइम पे एक नेहरू लिक्कत पैक्ट एक्ट साइन हुआ था। इसमें क्या बोला गया था कि पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी लोग हैं उसका पाकिस्तान ध्यान रखेगा और जो इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी लोग हैं उसका इंडिया ध्यान रखेगा। ठीक है, ये उस पैक्ट में साइन किया गया था। बट देखा गया कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी जो हिंदू थे वो बहुत ही बेचारे सफ़र कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए वो भाग के बेचारे एज ए इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में एंट्री कर रहे थे। तो इसलिए वो हमारा धर्म है कि हम अपने माइनॉरिटी को, जो हमारे हिंदू लोग हैं जो वहाँ पे माइनॉरिटी रूप में थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या किए, सीए एक्ट 19 पास किए थे, ताकि उनको वहाँ पे चैन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ आके अपना ज़िंदगी चैन से बिता सकते हैं। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। द नेहरू लिक्कत पैक्ट क्या था? विच प्रॉमिस्ड सेफ गार्ड फॉर द राइट्स ऑफ द राइट एंड डिग्निटी ऑफ माइनॉरिटी इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। से इंडिया के लिए मुस्लिम हो गया और पाकिस्तान के लिए हिंदू हो गया। बट दिस प्रोमिसेस हैव फेल्ड, है ना। क्योंकि हम देखिए पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया हिंदू माइनॉरिटी, एंड कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी हैव वर्सेंड ओवर द पीरियड इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, सो इट इज़ सिविलाइजेशन ड्यूटी ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक दिस माइनॉरिटी एंड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये पहला था कि एक पैक्ट जो पास हुआ था, जो साइन हुआ था, वो ढंग से फॉलो नहीं हुआ और ये हमारा ड्यूटी है कि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करें और उनको सिक्योरिटी दें। ठीक है, ठीक है, वर्सनिंग कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री हैव फर्दर वर्सनड ड्यू टू रिलीजियस persecution, forced conversion and forced marriage of minor girls to the men of majority community। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में हिंदू लोग को बोला गया कि आप क्या बोलते हैं, अपने धर्म को त्याग दो और मुसलमान बन जाओ। ठीक है, और फोर्स किया गया कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा वरना हमको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो बच्चे थे, जो माइनर गर्ल्स थी, हिंदू गर्ल्स थी, उनको जानबूझ कर शादी किया गया मुस्लिम जो बड़े लोग थे, बड़े जो मेल्स थे मुस्लिम के, उनसे शादी किया गया ताकि वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे मुसलमान में। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गया था माइनॉरिटी लोग का। तो इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको एक अच्छा जीवन दें, अच्छा उनको सिक्योरिटी दें। ठीक है, थर्ड क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर इस्लामिक रिपब्लिक। Hence, the group of majority community of this country cannot be treated as persecuted minority। लोग ये बोलने लग गए कि आप अगर 6 धर्म को दे रहे हो तो आप फिर मुसलमान क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई, मुसलमान तो वहाँ मेजोरिटी है ना, वहाँ पे बेचारे माइनॉरिटी सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू मुसलमान, तभी तो हम लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं घर ना। अब मुसलमान यहाँ हैं तो वहाँ कौन रहेगा? सही बात है भाई, इंडिया से थोड़ी सब आ जाएंगे। वहाँ पे मुसलमान लोग मेजोरिटी हैं, वो ध्यान नहीं रख पाए अपने माइनॉरिटी का, तभी तो माइनॉरिटी लोग यहाँ आए ना, यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाय इलीगल फिर इलीगल, है ना। तो इसलिए मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया वो 6 धर्म में। ठीक है, एंड कांट बी गिवन सिटीजनशिप, दैट इज़ वाई दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सिया, हज़ारास एंड अहमदियास। ठीक है, अब देखते हैं कि अगेंस्ट में क्या आया, कि इसके एक्ट के अगेंस्ट में क्या बात चला। दिस एक्ट वॉलेट्स द राइट टू इक्वालिटी।
करेंटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 14 जो था राइट टू इक्वालिटी में, उसको वॉलेट कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कैसे कर रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आया कैसे कर रहा है, वॉलेट क्या कर रहा है यार। अब तुम वहाँ पे नहीं रख रहे हो, माइनॉरिटी को ढंग से नहीं रख रहे हो, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको रखें अच्छे से, तो वॉलेट कैसे कर दिया। इट गोज़ अगेंस्ट द सेकुलर प्रिंसिपल प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये बोल रहा है कि आप अगर 6 धर्म को लाओ तो मुसलमान को भी लाओ। अरे भाई, मुसलमान कैसे लाएंगे, मुसलमान तो वहाँ पे है ना, वहाँ पे मुसलमान लोग तो हैं ही मेजोरिटी में, तो हम क्यों लाएंगे। तो मेरे को ये पॉइंट फालतू लगा, ये पॉइंट ही फालतू लगा मेरे को, है ना। दिस एक्ट इज़ सिलेक्टिव इन गिवन राइट्स to persecuted minority coming from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan only, and does not provide citizenship rights to persecuted minority from Sri Lanka and Myanmar। हाँ, ये थोड़ा सा पॉइंट मेरे को थोड़ा सा वैलिड लगा कि आप अगर माइनॉरिटी को देख रहे हो तो माइनॉरिटी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से आ रहे हैं उनको तो आप दे रहे हो, लेकिन आप फिर उनको भी दो ना, जो श्रीलंका से आ रहे हैं, जो म्यांमार से आ रहे हैं, वहाँ भी तो सफ़र कर रहे हैं माइनॉरिटी, तो वहाँ उनको भी तो दो, लेकिन उनको नहीं दिया गया, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को दिया गया। तो ये थोड़ा सा वैलिड लगा मेरे को पॉइंट, बाकी दोनों पॉइंट तो इनवैलिड लगा मेरे को। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, आप सुनते होंगे ना कि ये जो है ना, ये NRI है ना, NRI। तो NRI होता क्या है, NRI क्या है, और कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आजकल तक यूज़ नहीं होता है वो, लेकिन पहले यूज़ होता था। पहला आते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, NRIs क्या होता है। NRIs आर द इंडियन सिटीजन्स हु रिसाइड आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हो, दुबई में काम कर रहे हो या फिर आप US में काम कर रहे हो और आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह रहे हो, तो फिर आप कहलाओगे NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। मतलब आप इंडिया में रेसिडेंट नहीं कर रहे हो, इंडिया में आप रह नहीं रहे हो। वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड तो करते हैं, लेकिन उनको वीज़ा का रिक्वायर्ड नहीं है इंडिया आने के लिए। ठीक है, दे होल्ड इंडियन पासपोर्ट एंड डू नॉट रिक्वायर्ड अ वीज़ा टू एंटर इंडिया। ये तो क्या आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गया। अब आते हैं पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये कौन होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स आर फॉरेन नेशनल्स हु हैव एंसेस्टर दैट माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। जैसे कि कोई अभी US में है, लेकिन उनके दादा परदादा जो थे ना, वो इंडिया में रह चुके थे। अब वो इंडिया से फिर माइग्रेट US चले गए, वहाँ अपना धंधा खोल दिया, बिजनेस खोल दिया, और वहाँ पे फिर वो वहीं के रह गए, तो उनको बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब कि वो इंडिया से तो हैं, लेकिन वो बहुत पहले इंडिया छोड़ के चले गए थे। ठीक है, इन 2015 द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों को मर्ज कर दिया गया एक कैटेगरी में। उसको क्या नाम दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों को जो अलग अलग था 15 में क्या किया गया, 2015 में उसको मर्ज कर दिया गया। अब देखते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 2003 अंडर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। OCIs आर नॉट इंडियन सिटीजन बट होल्ड स्पेशल प्रिविलेज। ठीक है, वो इंडिया का तो नहीं है लोग, लेकिन वो कुछ स्पेशल प्रिविलेज होल्ड करते हैं। क्या क्या होल्ड करते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर अ वीज़ा टू एंटर इंडिया। ठीक है, अगर वो इंडिया आ रहे हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं इंडिया में, और उनका इन्वेस्टमेंट और एसेस्ट वही सेम एंजॉय करेगा लीगल प्रोटेक्शन जो कि इंडियन के लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि जो उनका प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और उनका जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो सेम लीगल प्रोटेक्शन एंजॉय करेगा, है ना। उनको उतने प्रोटेक्शन दिया जाएगा जितना इंडियन को दिया जा रहा है। OCIs में रिसीव स्पेशल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। आप देखोगे ना कि एक NRI कोटा रहता है, कॉलेज में रहता है ना, कुछ जगह पे NRI कोटा रहता है। तो वो क्या है, वो इन्हीं लोग को दिया जाता है कि जिसके दादा परदादा इंडियन से होंगे, लेकिन वो फॉरेन में रहते हैं, तो वो चाहेंगे तो वो अपने इंडिया में आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 इनको एंजॉय दिया जाता है। एक वीज़ा का हो गया, दूसरा कि लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, और तीसरा क्या है कि उनको एक कोटा दिया जाएगा एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसके साथ हमारा ख़त्म होता है सिटीजनशिप एक्ट, है ना। पूरा पढ़ लिया हम लोग, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट 1 पढ़े थे हम लोग। पार्ट 1 में क्या पढ़े थे हम लोग, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। ठीक है,
अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स राइट पार्ट 3। इसमें क्या होगा आपका, आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं तो ये राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स क्या होता है, ठीक है। राइट्स आर रिजेंबल टू जस्टिफाइड। एक राइट्स क्या है, राइट्स आपका एक, आपके अंदर एक राइट्स है कि आप बाहर जाके अपने मन चाहा पढ़ाई कर सकते हो, मन चाहा अपना काम कर सकते हो। तो ये क्या एक रीजनेबल है और एक जस्टिसेबल क्लेम है आपका, ठीक है। तो राइट्स आर रीजनेबल और जस्टिफाइड क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट मतलब इंडिया के अगेंस्ट, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे राइट्स के बारे में जब हम डेमोक्रेसी बारे में पढ़ रहे थे। तो राइट्स क्या है कि क्लेम याद रखो बस, कि आपका खुद का क्लेम है किसके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में, जो कि जस्टिफाइड है, जो कि आपका सोसाइटी में और रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपका, और जो गवर्नमेंट है उसको वो एनफोर्स करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्स किया गया है और रिकॉग्नाइज्ड है। राइट्स क्या है, राइट्स आर एसेंशियल कंडीशन फॉर इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज हर ट्रू सेल्फ एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। राइट्स क्या है, एक एसेंशियल कंडीशन है एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो अपना शक्ति को पहचान सके, है ना, ताकि वो सोसाइटी के लिए और स्टेट के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। अब वही हम पढ़े थे राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या क्या रिलेशन है ना, कि आप अगर आपको राइट्स दिया गया है कि आप जहाँ मन चाहे वहाँ पे चला सकते हो गाड़ी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी गाड़ी चलाओगे और दूसरे को ठोक के चले जाओगे, है ना। तो आपके राइट्स के साथ आपका ड्यूटी बनता है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप गाड़ी चलाओगे, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उसका भी तो राइट्स है ना, वो तो राइट्स लेके बैठा है कि वो भी फ्री चलाएगा गाड़ी, तो आपको उसका ध्यान भी रखना है सामने वाले का, और अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपका राइट्स को मेंटेन रखना है और दूसरे के राइट्स को मेंटेन रखना है, तो आपका ड्यूटी भी है वो, ठीक है। यही बोल रही है, राइट्स एंड ड्यूटी आर अ पार्ट ऑफ अ सेम कॉइन, ठीक है। या तो राइट्स अगर हेड है, ड्यूटी टेल है, ठीक है। दस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट कॉन्टेस्ट टू इंडिया राइट्स कैन नॉट लास्ट लॉन्ग विदाउट करस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। राइट्स तो ठीक है, आप राइट्स को क्लेम कर रहे हो, लेकिन राइट्स के साथ साथ आपको कुछ एक ऑब्लिगेशन दिया गया है, आपको एक रुकावट दिया गया है कि आपका राइट तो ये है, लेकिन आपको राइट को ये यहीं तक रखना है, लिमिट है, इसको वायलेट मत करिए। जैसे कि आपको राइट दिया गया कि आप फ्रीली जहाँ मन चाहे वहाँ गाड़ी चला सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू पी के गाड़ी चलाओगे और सबको ठोकते रहोगे, सबको जान लेते रहोगे, मर्डर करते रहोगे, तो फिर आपके ऊपर एक्ट क्या बोलते हैं, लॉ के हिसाब से आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है और आपको जेल हो सकता है, ठीक है। अब राइट्स भी ना बहुत टाइप का होता है, नेचुरल राइट, लीगल राइट, है ना, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। तो जो नेचुरल राइट है वो क्या होता है, जो आपको नेचुरल दिया गया है। आपको नेचुरल क्या है कि आपको साफ़ पानी मिलना चाहिए यार, आपको साफ़ हवा मिलना चाहिए, है ना, शुद्ध हवा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो सब नेचुरल राइट्स हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, नेचुरल राइट्स आर दोज राइट दैट आर गारंटेड टू इंडिविजुअल बाय नेचर, ठीक है, एंड कैन नॉट बी टेकन अवे। ये आपको नेचर से दिया गया है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स हैव एन्जॉयड दिस राइट सिंस बर्थ। एग्जाम्पल क्या है कि इंक्लूड राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, तो वो तो है। राइट टू लाइफ में क्या आएगा कि आपका राइट टू लाइफ है यार, आपका लाइफ को कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। और लिबर्टी कि आपका जो मन है, जो आपको इच्छा है करने का, वो आप कर सकते हो, आपको लिबर्टी दिया गया है कि आपको जो मन है वो करिए। ये आपका बाय बर्थ, बाय नेचर दिया गया है, ठीक है। ये कोई आपको छीन नहीं सकता आपको राइट्स को। और राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन ये प्रॉपर्टी वाला जो है ना, ये आगे चल के ना चेंज कर दिया गया लीगल राइट्स में, ठीक है। दिस राइट्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय द स्टेट। ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड ऑल थ्री, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन क्या हुआ कि प्रॉपर्टी में ऐसा हो गया कि ना, प्रॉपर्टी में ना सभी लोग, जो ज़मींदार लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग थे, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी था, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि ना, गवर्नमेंट देखा कि वो आधा जनता जो है ना, वो बिना लैंड का, बिना गरीब है, और प्रॉपर्टी वाले बहुत अमीर हैं, उनका बहुत प्रॉपर्टी करके। तो क्या किया, वो प्रॉपर्टी को ना लीगल राइट्स में चेंज कर दिया, ताकि गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उनका प्रॉपर्टी हायर कर सकती है ना। चेंज करके तो फिर ज़मींदार का बहुत सारा प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट लेके ना बांट दिया गरीबों में, पता है। तो इन केस ऑफ वायलेशन वन को डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32।
हाउएवर करंटली ओनली द राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी रिमेन एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स कभी भी कहीं भी वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 याद रखना, 32 आपका क्या है सुप्रीम कोर्ट का, और एक हाई कोर्ट का रहता है 226 रहता है वो। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो याद रखना अंडर आर्टिकल 32 आपका अगर फंडामेंटल राइट्स कहीं भी अगर वॉलेट होता है तो आप तुरंत जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप लगा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका नेचुरल राइट हो गया। अब क्या क्या राइट इसमें राइट है, पहले क्या था, राइट टू लाइफ था। ठीक है, और राइट टू लिबर्टी था, और प्रॉपर्टी था, लेकिन प्रॉपर्टी अब नहीं रहा, प्रॉपर्टी अब चेंज हो गया है। अब आता है ह्यूमन राइट्स क्या क्या है जो हमने दिया गया है, हमने बनाया है एक दूसरे के लिए। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग एन्जॉय इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये हम एज ए ह्यूमन बीइंग एंजॉय करते हैं। इसमें देखा जाए कि वो लो कास्ट का है कि हाई कास्ट का है कि मिडिल क्लास वाला आदमी है कि वो इस धर्म का है उस धर्म का है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सबसे पहले एक मनुष्य है और हर मनुष्य का अपना एक अधिकार रहता है राइट्स एंजॉय करने का। ठीक है, दिस राइट्स आर इनहेरेंट टू इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। ठीक है, वो मनुष्य है तो उसको राइट्स दिया गया है। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर ड्यू टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स in 1948 इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू दिस डिक्लेरेशन। कुछ जो 1948 में क्या हुआ था कि बहुत सारे कंट्री मिल के एक ह्यूमन राइट्स प्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, सब लोग साइन किए थे, तो उसमें इंडिया भी साइन किया है। तो उसमें जो जो ह्यूमन राइट्स दिया गया है वो इंडिया को भी पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ लेक्चर 12 ख़त्म होता है और फिर लेक्चर 13 में हम लोग स्टार्ट कर देंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, थैंक यू।